डॉक्टर संदीप, मैं एक दो चीजें कर दूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये इस देश में बिहार की एसआईआर के ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया है। मैं जब राय साहब आएंगे, मैं राय साहब से इस पर ज्यादा तफसील से बात करूंगा, लेकिन आपसे मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं। मैं एक और राजेंद्रन साहब, ये सारे कागज मैंने परकाला साहब से ही लिए हैं। उनका मैं 3 दिन पहले मेरा उनका शो था, ये जब फिर उन्होंने उसके बाद एक्सपे किया, और ये सारे कागज उन्हीं से लिए हैं। और कल जब मैंने शो किया तो मैंने उसको एक्नॉलेज भी किया था। आज भी जो मैं ये कागज लगा रहा हूं, ये मतलब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लिए, ये मैं जानबूझ के लगा रहा हूं। डॉक्टर संदीप, इसको ध्यान से देखें, नीचे का जो इसका है वो शायद पढ़ने में थोड़ा, हाँ, ये नीचे वाला जो है, ये 11 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की प्रेस विज्ञप्ति है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, फेज बाय डिटेल्स बिहार असेंबली इलेक्शन। इसमें 2 जगह मैं आपके को जरा दिखाना चाहूंगा। कुल पोलिंग स्टेशन लिखे हुए हैं 90,740। पोलिंग स्टाफ जो कुल है वो 8,50,000 है। मोटे तौर पे एक जगह 10 का पोलिंग स्टाफ है, 9-10 एक पोलिंग स्टेशन पे। भाई कोई इंक लगाता है, कोई वो करता है, कोई वो दबाता है, ये सब ठीक है। जीविका दीदी जो सरकारी ने 1,80,000, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जीविका दीदी वॉलंटियर्स 1,80,000 को लीगल कर दिया गया है। और पोलिंग एजेंट ये पार्टियों द्वारा नियुक्त लोग हैं, 1,40,274। ये इलेक्शन कमीशन के वो है। अब इसको हटा लीजिए। अब मैं संदीप जी आपसे पूछ लूं 2 चीजें। पहली चीज, जीविका दीदी को आपने पैसा दिया और उसके बाद उनको एक लीगल सेंटिटी देकर आपने अंदर बिठा दिया। हाउ दे कैन सिट इनसाइड? दे आर नो लीगल। वो जो पोलिंग पार्टी में आते हैं वो सरकारी लोग होते हैं, पब्लिक सेक्टर के लोग होते हैं। ये जीविका दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इनका कोई लेना देना नहीं है। यह बिल्कुल गैर कानूनी काम हुआ है, इस पर नहीं बातचीत हो रही। दूसरी बात, बीएलए की बात मैं बार बार इसलिए उठा रहा हूं, जो राजेंद्र साहब कह रहे थे सब लोग जाके अभी बनवा लीजिए, और बिल्कुल बनाना चाहिए। बिहार में लिखा हुआ है 90,740 बूथ हैं। एक पोलिंग बूथ पे, राय साहब यहां सामने हैं, इन्होंने अभी एक इलेक्शन 2024 का था, इन्हीं के घर पे कार्यालय खुला हुआ था। वो जो विपक्ष के जो पार्टी के वहां कैंडिडेट थे, इन्हीं के घर से हो रहा था। एक बूथ में एक उम्मीदवार के 2 पोलिंग एजेंट बनते हैं। एक रिलीवर होता है, एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा, इसलिए 2 बनते हैं। थ्योरेटिकली 90,740 पोलिंग बूथ में कम से कम 1,81,000 तो एक ही पार्टी के वो होने चाहिए। एक पार्टी मतलब एक गठबंधन के, बी इट एनडीए बी इट वो। आप वो तो पूरा कर नहीं पाए हैं। ये देखिए, ये जिसने हार्डकोर इलेक्शन नहीं किया, आप किसको करेंगे? आप अपना बीएलए करेंगे? एक थाने का एक थानेदार नहीं, चौकी का सिपाही जो है उसको डांट के कहेगा कि कौन कौन से बीएलए? ये ग्राउंड रियलिटी नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट जैसी कर ले रहे हैं, आप उसमें एक वो ले आ रहे हैं, बीजेपी वाले अपने सब ले आके सामने खड़े कर देंगे, आपके पास कोई नहीं रहेगा। भाई थ्योरेटिकली एनडीए, और हम मान रहे हैं कि एआईएमआईएम ने अपना एजेंट नहीं रखा, जन स्वराज वो जो अपनी पीके की पार्टी थी उसने नहीं रखा, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने तो रखा। और इन दोनों लोगों का मिला के कम से कम 3.5 लाख पोलिंग एजेंट होने चाहिए थे। क्यों नहीं है ये पोलिंग एजेंट? मैं बेसिक बात को इसलिए उठा रहा हूं कि ये पूरा जो तंत्र है ये गड़बड़ है, इसको सिरे से खत्म करना होगा। और मैं इसका रास्ता भी बता दे रहा हूं, सबसे अच्छा रास्ता जो मेरी समझ है, इस पर डिबेट करिए। ग्राम प्रधान के जिम्मे क्यों नहीं कर दिया जाता है? ग्राम प्रधान तो एक एक घर जानता है। वाई इट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर वो नरेगा उसके हाथ में दे सकते हैं, उसके पास पैसे भी हैं, आप बीएलओ को पैसा देते हैं, तो ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी क्यों नहीं हो सकती है? मैं सिर्फ, और ये उनकी जिम्मेदारी नहीं करेंगे, ये हेरा फेरी करने के चक्कर में इसलिए। डॉक्टर संदीप, ये जो मामला सारा है, एसआईआर इस देश का मेरे हिसाब से सबसे प्रमुख और बेसिक मुद्दा है, जिसको आप अब इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्टर संदीप। नहीं, ये जब शुरू हुआ तभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, बहुत नहीं, शायद नंबर 1 मुद्दा था। और याद रखना होगा कि इससे आप जितना दूर जाएंगे, आप अपने मतलब अपने काम से दूर जाएंगे। जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मैं खो गया, मैं मतलब सुन रहा था, और सुनते सुनते मैं थोड़ा सा दूसरे मेंटल स्टेट में चला गया। मैं सोच रहा था कि सवाल का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी आयरनी, जिसे विडंबना कहते हैं,
वो ये है कि दिल्ली में 2020 का दंगा करवाया कुछ लोगों ने। उस दंगे को अगर आप उसके बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर किया गया था। उस दंगे में को करवाने में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम था कपिल मिश्रा। वो अभी लॉ एंड ऑर्डर का काम, वो कानून मंत्री है दिल्ली का। इसके बाद अब कुछ कोई स्पष्टीकरण देने का मतलब बनता नहीं है, अब कुछ बचता नहीं है इस देश में। क्या मैं क्या बताऊं? अब यादव और मुसलमान अधिकारियों को हटा दिया गया था। हम भूल जाते हैं एक्चुअली, हमारी मेमोरी जो है ना, ये सरकार जानती है कि शॉर्ट है और मीडिया को इसने कब्जे में कर लिया, पॉकेट में कर लिया है। बेतहाशा पैसा बहाया जा रहा है इस देश के रिसोर्स को, कुछ घरों के लोगों को पैसा दिया जा रहा है। उसमें जो कुछ अपने को प्रगतिशील भी दिखाते थे, वो भी समाज में नंगे खड़े हैं, एकदम कपड़ा फाड़ के विकृत रूप से खड़े हैं। जैसे गोयनका में गए प्रधानमंत्री तो मैकाले को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, मैकाले कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? मैंने 56 रुपए छोड़ के गए थे मनमोहन सिंह, हो गया है 90 रुपया। बाहर जाइए तो जैसे लगता है किस बदहाल देश से आए हैं। किसी दूसरे देश में जाइए तो जैसे लगता है कि हम कहाँ से आ गए। कितनी हमारे पासपोर्ट की हैसियत क्या है? जाइए तो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री की लाइन में खड़ा कर देता है। बहुत अपमानित हो रहे हैं भारत के नागरिक, सब कुछ बहुत खराब है। यादव और मुसलमान अधिकारियों को हटा दिया गया था, हमने इसको नॉर्मल ले लिया। मिल्कीपुर में लोगों को वोट नहीं दिया गया। एक्चुअली कोई चुनाव हो ही नहीं रहा है। इसकी छोटी छोटी बारीकियों को आपने तो बढ़िया से रिसर्च करके साफ साफ बताया ही। वो जो आंकड़ा आप दिखा रहे थे उसमें 67,000 ही लोग हैं जो मतलब पार्टियों के एजेंट्स के रूप में हैं। ये आपने दिखाया तो था 67,902। तो फेज 1 में, फेज 2 नहीं में दोनों 72,000। एक्चुअली फर्स्ट फेज सेकंड फेज जोड़ लीजिए तो 1,40,274 जाते हैं। फर्स्ट फेज का था, वो इससे सेकंड भी फेज ज्यादा होना चाहिए जी जी, लेकिन इससे भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि पोलिंग जो स्टेशंस हैं बहुत ज्यादा हैं। तो कुल मिला के ये आप देखिए ना, आप इसको ठीक ठीक से देखिए तो चाहे हरियाणा का चुनाव, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव। अच्छा, ये जो बिहार का चुनाव है पूरा महाराष्ट्र की एक तरह से एक कॉपी की तरह है। तो मिल्कीपुर में पिस्तौल तान के खड़ी है पुलिस, लोगों को धमका रही है। आपको मालूम है पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के घरों में, विपक्ष के प्रत्याशियों के घरों में मैंने वहां पर इनकी पुलिस चली जाती है, प्रशासन चली जाती है कि अपना नाम वापस ले लो। लोकतंत्र बचा है इस देश में। एक्चुअली ये जो एसआईआर का मुद्दा है, इनफैक्ट हमको लगता है कि जैसे कांग्रेस से सत्ता साजिश करके छीनी गई थी, मतलब यूपीए 2 में, वो तो गठबंधन की सत्ता थी। बेसिकली आपको याद रखना होगा, या हमारे देश के जो तरक्की पसंद जनता है, अब आप देखिए ना कि स्टालिन की बात चल रही थी। एक्चुअली वहां के राज्यपाल ने इतना खराब काम किया है, आर एन रवि एक नंबर का जातिवादी व्यक्ति है। मुझे तो लोगों को जातिवादी बोलते बोलते शर्म आने लगी है। मुझे ये सब गंदगी बोलनी पड़ती है, इसको सोच के मुझे दुख होता है। मैं तमिलनाडु के हर जिले में गया हूँ, हर जिले में, और हर जिले में एक आदमी है मेरा, और मैं विश्वविद्यालयों के लोगों से जुड़ा हूँ। उसने इतना परेशान किया लोगों को। मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में प्रमोशन रुका हुआ है पिछले कई सालों से। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, जो प्रमोट हो गया उसको सैलरी नहीं मिल रही है। उसने हर बिल पे, हर चीजों पे इतनी रोक लगा रखी है कि लोग वहां फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और नॉर्थ इंडियंस की इतनी खराब छवि बन रही है, इतना निगेटिव आदमी है कि वो आईपीएस रहा होगा तो कैसे वो क्या करता रहा होगा, सोचिए आप, कल्पना करिए। इतना निगेटिविटी कि उसने जबरदस्ती वहां पे, यूजीसी जो भारत में विश्वविद्यालयों को देखती है, उसने कहा है कि सारे जो रिसर्च पेपर्स होने चाहिए उनमें अब कोई इस तरह की बाध्यता नहीं है कि आप उनको यूजीसी केयर लिस्ट से छपवाइए, आप कहीं से भी छपवाइए और प्रमोट होइए। उसने वहां पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट चीजें लगा रखी हैं, अपने लोगों को अपॉइंट कर रहा है। जिस तरह से, जितने भद्दे ढंग से ये काम कर रहे हैं, मतलब आपके कल्पना से परे है। ये ऑडासिटी इन लोगों में। एक्चुअली हुआ ये है कि एक्चुअली जो मीडिया ने ना ये एबनॉर्मल चीजों को न्यू नॉर्मल बताना शुरू कर दिया। चूंकि प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सारी तरह की मीडिया पर और सत्ता की संरचना पर इन्हीं का कब्जा है। और इनकी जो मानसिकता है वो जातिवादी मानसिकता है, एक क्लास की मानसिकता है। इसकी वजह से इन्होंने कोई स्पेस छोड़ा नहीं है। तो जब आपने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो याद रखना होगा कि केवल और केवल आंदोलन ही आपकी जीत है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आंदोलन करिए, खुश होइए, एक विक्ट्री मानिए। मुझे लगता है कि हर जनता के मुद्दे पे आंदोलन करना होगा। जीत और हार से आपको गाइड नहीं होना है। ये तो चाहते हैं कि आप उदास होकर बैठ जाइए, ये तो चाहते हैं कि आप निराश हो जाइए। ये आप किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? वो आदमी जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहा है, वो दूसरों का जाके वहां पे कैरेक्टर बताता है, परिवारवाद की परिभाषा बताता है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है मीम बना के। आप देखिए ना कि शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी, ये जो कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी एमएलए, उनका बेटा मिनिस्टर बन गया। तो कौन सी मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं बिहार के लोगों को?
तो एक्चुअली ये बातों का दौर जा चुका है। मुझे लगता है कि इवन आंदोलनों की ही बात करनी होगी और सभी पार्टियों को देखिए जैसे सब में ऊर्जा है, जो ये महागठबंधन का के धड़े हैं, जैसे ममता बनर्जी जी हैं, अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जो लास्ट प्रदर्शन हुआ था उसमें डिवाइडर वो फांद के बाहर चले गए थे, तमाम नेता, इनको एकजुट होना होगा। कोई लोकतंत्र बचा नहीं है, सब कुछ कब्जा कर लिया गया है, सब कुछ लूट लिया गया। हम लोग छोटे छोटे डिटेल्स में, अब बताइए, एक ही मैंने आपको मोटा एग्जांपल दिया, कपिल मिश्रा एक नंबर का वेनमस आदमी है, उसको कानून मंत्री बनाया गया दिल्ली का। एक व्यक्ति जिसमें कोई विजन हो वो बता दीजिए आप, एक व्यक्ति जिसमें कोई इस तरह की बात हुई, कितने प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक छोटा सा पार्लियामेंट में धरना प्रदर्शन चल रहा था, हल्की सी टसल हुई, उसमें वो जो वहां का मिनिस्टर था, उड़ीसा का सांसद था, मिनिस्टर तो है नहीं, उसने जबरदस्ती अपने हाथ में प्लास्टर करा लिया, आईसीयू में चले गए, और वो बताता है कि हमको धक्का दे दिया एक नेता ने। देखिए ये कैसे लोग हैं, कैसे प्रोपेगेंडा बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो मंच से कहते हैं बिहार में कि हमको माँ की गाली दी गई। ये एक्चुअली बेसिकली मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को, महागठबंधन को, क्षमा करिएगा, पूरे विपक्ष को भारत के अब तक ना बंगाल में केवल 28 माने, जिसमें 3 या 4 बीएलओ हैं और उससे जुड़े हुए कर्मचारियों ने की मृत्यु हो चुकी है, और 9 बीएलओज में, जिसमें 5 आत्महत्याएं हैं, एक राजस्थान में, केरला में, 2 बंगाल में, 5 आत्महत्याएं हैं और 9 लोगों की जान जा चुकी है। ये 9 लोगों की जान एक सिरफरा आदेश है उसकी वजह से। इससे कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। जो पिछले चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी जम के किया है, और इस पे एक्चुअली ना स्पष्ट बात करनी होगी जनता में। देखिए मैसेज इससे जाता है, आपको कहना होगा, आपको विलन है आपके सामने, सब विलन घूम रहे हैं, आपको कहना है कि ज्ञानेश गुप्ता को हम फांसी दिलाएंगे। ये नैरेटिव बनाना है। फांसी की जहां बात होगी इनकी हालत खराब हो जाएगी, और आंदोलन करना होगा, चोर को चोर कहना होगा, और सच को तो सच कह ही रहे हैं लोग, लेकिन आंख में आंख डाल के इन लोगों को बताना होगा कि देखो तुम गलती कर रहे हो और तुमको हम फांसी दिलवा करेंगे, बचोगे नहीं तुम, और तुमसे जो जुड़े लोग हैं, तुम्हारे जो आका हैं, वो भी तुम्हारे साथ जाएंगे। इससे ही काम होगा, क्योंकि जनता इस एक्चुअली हर कोई चाहता है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकता। किसी को ईएमआई भरनी है, कोई अपना खर्चा सुबह का कमा रहा है तो शाम का खर्चा चलाना है, तो आपको लीड करना होगा। और ये लोग कर सकते हैं, डरना नहीं होगा, कहेंगे हम सभी चलेंगे कलेक्टिवली, जेल में चलेंगे, वहीं रहेंगे, सच की बात हम करना छोड़ेंगे नहीं, और तुमको जेल में बेच कर मानेंगे।